हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आज के एक स्पेशल सेशन में मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं 2021 के लिए क्लास 11th का रैशनलाइज सिलेबस। सर बड़ी जल्दी नहीं ले आए, हम लोग तो काफी टाइम से पढ़ रहे थे लेकिन हम लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला कि सिलेबस क्या था। बेसिकली आज ही सीबीएसई ने इस सिलेबस को लॉन्च किया और उन्होंने हमें बताया कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमारी मार्किंग स्कीम होगी, क्या हम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स लेने हैं, क्या एक्टिविटीज लेनी है, थ्योरी कितनी रहेगी, उनका मार्क्स कितना रहेगा, उसका टाइम शेड्यूल कैसा रहेगा। तो आज इस पूरे वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलिए दोस्तों एक फटाफट एक ले लेते हैं इसका ओवरव्यू और समझ लेते हैं कि कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है ताकि हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में फतह हासिल कर सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये कोर्स स्ट्रक्चर जो मैंने बना लिया है। ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर किस तरीके से डिवाइडेड है। अब देखिए, आप सीबीएसई का करिकुलम हमने पीडीएफ में आपके लिए अपलोड कर तो दिया है, लेकिन क्या है उसको फिर समझना, कहीं गलती हो जाए, मन में डाउट्स आएंगे, तो उसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक चार्ट में आपके लिए मैं सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने कोर्स स्ट्रक्चर को दो टर्म्स में बांट दिया है। मैंने क्या, सीबीएसई ने बांटा, भी मान के चलिए मैं सीबीएसई और सीबीएसई आपको समझा रहा है सारी चीजें। ठीक है, तो टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, तो टर्म 1 टर्म 2 का जो फ्लो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। टर्म 1 में थ्योरी रहेगी, प्रैक्टिकल्स रहेंगे। क्या रहेगी? थ्योरी और उसके बाद प्रैक्टिकल्स। थ्योरी में भी आगे आएंगे यूनिट्स और फिर यूनिट्स में रहेंगे उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स। तो बेसिकली आप देख सकते हैं टर्म 1 में थ्योरी, यूनिट्स और फिर चैप्टर्स। प्रैक्टिकल्स में आप आ जाएंगे तो प्रैक्टिकल्स में दो तरीके की चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, एक होंगे एक्सपेरिमेंट और एक होगी एक्टिविटीज। ठीक है, सेम ऐसा ही करिकुलम हम लोग टर्म 2 में भी फॉलो करेंगे। कोई भी चेंज नहीं होगा टर्म 1 और टर्म 2 में, बस सिलेबस चेंज हो जाएगा, यूनिट्स के नाम चेंज हो जाएंगे, उनके नंबर चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, एग्जैक्टली सेम रहेंगी। तो आप देख सकते हैं, तो ये तरीका है हमें पढ़ने का। मैं ऐसा ध्यान, पहले हमें पता तो चले कि हमें करना क्या क्या है। तो दोस्तों देखो, हमें टर्म 1 में जाना है, थ्योरी देखनी है, थ्योरी क्या क्या है, प्रैक्टिकल्स देखने क्या क्या है। थ्योरी में रहेगा यूनिट समझना है, यूनिट कौन कौन से हैं, उसके बाद उनके चैप्टर्स क्या रहेंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिकल्स में। प्रैक्टिकल्स में क्या क्या रहेगा, एक्सपेरिमेंट और उनकी रिलेटेड क्या रहेंगी दोस्तों, एक्टिविटीज। सेम ऐसा ही कहानी पूरी की पूरी कहां चलेगी दोस्तों, टर्म 2 के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। सर अभी इतनी सारी चीजें जो हैं वो कर रहे हैं किसके लिए, मार्क्स के लिए। तो मार्क्स अगर आने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल हम कितने मार्क्स के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस भी करता है तो वो फाइनली सोचता है ना कि मेरा टर्नओवर कितना होना चाहिए, मैं 1 करोड़ का बिजनेस करना चाहता हूं या 5 करोड़ का या 10 करोड़ का। तो बेसिकली यहां जो पूरी कहानी है वो 100 मार्क्स की है। कितनी है बेटा, 100 मार्क्स की। टर्म 1 में होंगे 50 मार्क्स, टर्म 2 के होंगे टोटल 50 मार्क्स। तो आप लोगों को अब ये थोड़ा सा फायदा हो गया है। पहले क्या होता था कि पूरा सिलेबस आपको 1 से लेके आखिरी चैप्टर तक फाइनल एनुअल एग्जाम में आती थी कहानी। अब ये सेमेस्टर वाइज हो गया है, टर्म वाइज हो गया है। टर्म 1 आपका 50 मार्क्स का डिवाइड हो गया, टर्म 2 जो है वो 50 मार्क्स का डिवाइड हो गया। अब देखिए इन 50 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले थ्योरी की बात करूंगा मैं। तो जो आप थ्योरी पढ़ने वाले हैं 35 मार्क्स की दोस्तों थ्योरी रहेगी। कितने की, 35 मार्क्स की। और जब हम प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स के। किसमें, टर्म 1 अकेले की बात कर रहा हूं मैं, टर्म 1 की। ठीक है, तो टर्म 1 में आपके प्रैक्टिकल्स जो है वो कितने के हो गए दोस्तों, 15 मार्क्स के हो गए। उसमें भी ब्रेकअप है किसका, ये यहां पर प्रैक्टिकल्स का। उसमें जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसके 8 मार्क्स असाइन है। सोचिए एक्सपेरिमेंट पे, तो छोटी मोटी बात नहीं है। और ध्यान रखिए, थोड़ा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया आप लोगों को रिजल्ट स्कूल की तरफ से मिल ही जाएगा। तो 8 मार्क्स एक्सपेरिमेंट हो गया। 2 मार्क्स हो गए आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मतलब जब आप जो आप देने जाएंगे, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तो उनका आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं दोस्तों, जिसे अपन सेशनल्स कहते हैं या असाइनमेंट्स कहते हैं। वो सारे उनके जो रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं एक्सपेरिमेंट के, तो 2 मार्क्स आपके उसके लिए होंगे। और 5 मार्क्स है वाइवा, जो एक्सटर्नल आपसे आएगा, जो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड, थ्योरी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेगा। तो वो 5 मार्क्स आपको दोस्तों किसमें मिलेंगे, वाइवा के। तो कुल मिला के ये 15 मार्क्स का जो ब्रेकअप है वो एक्सपेरिमेंट 8 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स। तो अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आप लोग को ये 15 मार्क्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है,
35 मार्क्स थ्योरी के, 15 मार्क्स हो गए हमारे पास दोस्तों प्रैक्टिकल्स के। इज इट ओके? सेम टर्म 2 में भी यही ब्रेकअप है, 35 मार्क्स थ्योरी के, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के, 8 मार्क्स एक्सपेरिमेंट के, 2 मार्क्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के और 5 मार्क्स हो गए हमारे पास वाइवा के। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं भाई 70-30 का है, मतलब 70 मार्क्स इज फॉर 70 मार्क्स इज फॉर आपके किसके लिए हो गए? थ्योरी के लिए, 70 थ्योरी और 30 आपके लिए हो गए प्रैक्टिकल्स। तो पहले भी ऐसा ही होता था, ठीक है ना, 70 थ्योरी होती थी, 30 प्रैक्टिकल्स होते थे, लेकिन अब इनका टाइमलाइन चेंज हो गया। मतलब एक टर्म 1 का पूरा सिलेबस अलग होगा, टर्म 2 का सिलेबस पूरा अलग होगा। टर्म 1 और टर्म 2 को हम लोग मिक्स नहीं करेंगे। इज इट ओके? तो ये आप लोग के सामने क्लियर है एकदम, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। देन हम बढ़ते हैं आगे। तो अब टाइम की बात करें तो देखिए भैया, ये तो समझ में आ गया कि हम लोग कितने मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। 100 मार्क्स की लड़ाई है, टर्म 1 की 50 मार्क्स की, टर्म 2 की 50 मार्क्स की। अब हमको उसके लिए समय कितना मिलेगा अपना शक्ति प्रदर्शन करने का, जो हमने पूरे 6-6 महीने में हम मेहनत करेंगे। 6-6 महीने तो अब नहीं बचे हैं, लेकिन जो भी हमारे पास टाइम बचा है उसको हाफ टाइम में आप डिवाइड कर लीजिए। तो किस तरीके से आपका टाइम शेड्यूल रहेगा? जो टर्म 1 रहेगा उसमें टोटल आप लोगों को 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 आवर्स का टाइम मिलेगा अपना पेपर देने के लिए। उसमें आपको थ्योरी के लिए मिलेगा 1.5 आवर्स। थ्योरी के लिए कितना मिलेगा? 1.5 आवर्स। और प्रैक्टिकल्स के लिए मिलेगा आपको 1.5 आवर्स। ये बात रही टर्म 1 की। थ्योरी का 1.5 आवर्स और टर्म 1 में प्रैक्टिकल्स के लिए 1.5 आवर्स, टोटल 3 आवर्स। टर्म 2 में अगर हम बात करेंगे तो हमें थ्योरी के लिए 2 आवर्स दिए जाएंगे और प्रैक्टिकल के लिए 1.5 आवर दिया जाएगा। तो टोटल 3.5 आवर्स का काम होगा हमारे पास। किसमें? टाइम शेड्यूल जो दिया है हमारे 2021-2022 के 11th के रैशनलाइज्ड सिलेबस में। इज इट ओके? तो आप ये देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात आती है जब हम टर्म 1 के थ्योरी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो थ्योरी किस तरीके से रहेगी। अभी तक तो हम लोगों ने लिया कि भैया क्या करना है, ठीक है, यूनिट्स क्या कितने होंगे, कैसे होंगे, और फिर चैप्टर्स कैसे होंगे, प्रैक्टिकल कैसे होगा, मार्किंग स्कीम कैसे होगी, टाइम शेड्यूल कैसे होगा। अब बात आती है कोर्स सिलेबस की कि भैया टॉपिक क्या आना है, ये तो बताओ हमको कि टॉपिक क्या आना है। तो मैंने बताया देखो भाई, टर्म 1 में हमको 6 यूनिट पढ़ने हैं। बच्चे खुश ना हो जाएं कि यूनिट और चैप्टर दोनों एक चीज नहीं होती, यूनिट में मल्टीपल चैप्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमें टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। कितने? 6 यूनिट्स। सोचिए 35 मार्क के लिए, 35 मार्क्स के लिए हमको 6 यूनिट पढ़ने हैं, जिनमें नंबर ऑफ चैप्टर्स 8 है। नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 8, जिनके पीरियड 68 होंगे। सर पीरियड्स मतलब कि एक आपको अगर मैं बोलूं एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है, तो इस हिसाब से हमको 68 पीरियड्स के बराबर टाइम, मतलब 68 × 45 मिनट्स बराबर टाइम हम लोगों को देना पड़ेगा इन पूरे 6 यूनिट्स को, या मैं बोलूं 8 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, उसमें भी एक मजे की बात सुनिए कि यूनिट 1, 2 और जो 3 है उससे 20 मार्क्स का आना है, और 4, 5 और 6 है उससे 15 मार्क्स का आना है। देखिए मेरा तो ऐसा मानना होता है कि बच्चे को पूरा सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बच्चा दिमाग लगाने लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, अब मैं इतना तो पढ़ नहीं पाऊंगा। तो उसको समझ में आएगा कि अगर देखो 3 यूनिट ये भी हैं, 3 यूनिट ये भी हैं, अगर मैं ये 3 यूनिट करूंगा तो मेरे पास 20 मार्क्स का वेटेज है, और अगर मैं ये 3 यूनिट करूंगा तो मेरे पास 15 मार्क्स का। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अभी आगे मैं जाऊंगा तो ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि डिस्कशन कि डिटेल्ड बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा टफ रहता है, कौन सा इजी रहता है, तो किसमें आप स्कोरिंग कर सकते हो, किसमें स्कोरिंग नहीं कर सकते हो, तो वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो उससे आप लोगों को काफ़ी मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमें ऐसा यहाँ पढ़ने नहीं आए कि हम लोग पूरा सिलेबस जो है बस मैं ऊपर से लेके तक बस पढ़ दूँ। बेसिकली आपको समझना है इस सिलेबस को पूरी तरीके से, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें कि कैसे मुझे अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर साल भर तैयारी करनी है। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर, 6 यूनिट है, 8 चैप्टर है, पीरियड्स 68 होंगे, 1 से लेके 3 तक 20 मार्क्स का है, और 4 से लेके 6 तक 15 मार्क्स का सिलेबस है। 35 मार्क्स की फाइट है टर्म 1 में। ओके चलिए आगे आते हैं। अब जैसे आप देखो बताता हूं मैं आपको, इसमें हम लोग सिलेबस पे आते हैं। ये सिलेबस मोटा मोटा सिलेबस है, ये डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। अब मैंने आपको यूनिट बता दिया, तो यूनिट 1 जो है वो है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट।
थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम रहेंगे इन जनरल। आपसे ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन होगा फिजिक्स के साथ, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड दोस्तों पूरा का पूरा जो है वो आप लोगों का एकदम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरी थ्योरी है कि कैसे हम लोगों ने फिजिक्स के वर्ल्ड को इवॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और चैप्टर 2 जो यूनिट एंड मेजरमेंट है, उसमें हम लोग आने वाली जितनी भी क्वांटिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले 2 साल की फिजिक्स में 11th और 12th में, तो उनके बारे में, उनका यूनिट क्या होगा, मेजरमेंट के कैसे तरीके होते हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। इनके लिए असाइंड है 6 पीरियड, और मैं बोलता हूँ ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। ये स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इनको अगर आप पढ़ के जाओगे तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अगला यूनिट है आपका काइनेमैटिक्स दोस्तों, ठीक है। काइनेमैटिक्स में आपके 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। एक होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि सिंगल डायमेंशन की बात करता है, और जो चैप्टर 4 है वो है मोशन इन अ प्लेन। बेसिकली ये 2 डायमेंशनल मोशन, जैसे मैं कहूं कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है 2 डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा हो बॉडी का, 2 डायमेंशनल मोशन है, जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके के जो एग्जाम में चीजें आ सकती हैं। यहाँ पर वेक्टर्स का भी यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर जो है वो बोर्ड के लिए तो ठीक, लेकिन जेई और नीट के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वाला जो चैप्टर है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये आपको बताएगा कि आगे जो आप लोग मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें जो भी हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं तो वो इस चैप्टर से आपको सीखने को मिलेगी। तो ये चैप्टर जो है वो अभी के नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम रहेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई और नीट के लिहाज से, क्योंकि ये क्या है, फाउंडेशन चैप्टर्स हैं, बेस चैप्टर्स हैं, जो आपको ले चलेंगे कहां पर, आगे की फिजिक्स को समझने के लिए। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट है हमारा लॉज ऑफ मोशन। अब आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, लॉज ऑफ मोशन एक चैप्टर नहीं है, एक अपने आप में एक पूरा यूनिट है। चैप्टर का नाम भले मैंने लॉज ऑफ मोशन लिया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत ही सारी चीजें, ठीक है। तो वो आप लोग को लेना, अभी मैं डिटेल सिलेबस पे आऊंगा। 10 पीरियड्स लगते हैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, और ये भी जेईई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से ही आप लोग फोर्सेस के बारे में प्रॉपरली समझ पाते हैं, और तब आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये चैप्टर जो है ये कहते हैं पूरे फिजिक्स का दिल है, ठीक है ना। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर आप लोग को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे सवाल बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। थ्योरम्स हैं कुछ, वो आपसे जरूर पूछी जा सकती हैं। कई सारे डेरिवेशन है इसमें जो आपसे पूछे जा सकते हैं। 12 पीरियड में ये चैप्टर जो है वो खत्म होगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। मुझसे गारंटी लिख लीजिए आप, आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से डेरिवेशंस जरूर आएंगे, 100% आएंगे। मैं बोल रहा हूं ये चैप्टर थोड़ा कठिन है, नहीं समझ में आता, लेकिन कठिन कब है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे। जब आप लोग बात करते हैं किसकी, बोर्ड एग्जाम की, तो ये चैप्टर काफी सिंपल हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से सवाल 100% आना ही है। फिर आ गया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जब जेईई में या नीट में ग्रेविटेशन से क्वेश्चन नहीं आता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इससे भी ये एक न्यूमेरिकल या एक डेरिवेशन जरूर आएगा आपके 11th क्लास के एग्जाम में, 100% आएगा। 8 पीरियड में चैप्टर खत्म हो जाता है। ये स्कोरिंग चैप्टर है। ये कैसा चैप्टर है दोस्तों? स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप इस पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इज इट ओके? अब दोस्तों चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग चलते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस पे, ठीक है। अब डिटेल सिलेबस पर अगर मैं आ गया हूं, तो हम लोगों को पूरी बात ऐसे नहीं करनी है कि मतलब सारी चीजें हम, क्योंकि अभी मैं सिर्फ नाम पढ़ दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कई बच्चे तैयारी करके अभी पढ़ चुके हों, ठीक है, कई बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो चैप्टर 1 है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। मैंने बोला छोटा सा चैप्टर है,
एक आध नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। इसमें आपको फिजिक्स स्कोप और उसके एक्साइटमेंट लेवल पे बात करनी है, नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ जो होते हैं, जो फिजिक्स के लॉज होते हैं उनके नेचर के बारे में बात करना है, फिजिक्स की टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी कैसे फिजिक्स को लेती है, कैसी सोसाइटी से हम लोग लॉज पास कराते हैं, किस तरीके से हम लोग यूनिट्स लेते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, उन सब के बारे में क्या कहते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में आपको जानकारी मिलेगी। तो कुल मिला के पूरा चैप्टर जो है वो दोस्तों कैसा है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। कैसा है, थ्योरेटिकल चैप्टर। नेक्स्ट हम आते हैं, तो हमारे पास चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे JEE में, नीट में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये क्वेश्चन मिक्स है, इसका कुछ पार्ट थ्योरी का भी है और कुछ पार्ट न्यूमेरिकल का है। जब आप लोग डायमेंशनल यूनिट्स की बात करेंगे तो ये थ्योरी के पार्ट पे आ जाता है पूरा, कि कैसे यूनिट्स लेनी है, कैसे फंडामेंटल यूनिट्स लेनी है, कैसे हमें डिराइव्ड यूनिट लेनी है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, इसका दूसरा पार्ट रहेगा जो मेजरमेंट पे आता है। ठीक है, तो मेजरमेंट में आपको कई सारे प्रैक्टिकल भी देखने पड़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, ठीक है ना, फिर आप टाइम पीरियड निकालते हो सिंपल पेंडुलम का, फिर आप फॉर्मूले निकालते हो उसके लिए। तो वहां पर ये जो है चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज्यादा, इसका जो पार्ट है डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। बाकी आप लोग हमारे वीडियोस फॉलो करते ही हैं, तो वहां पर हम आप लोग को बता देते हैं चैप्टर में कि यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, इसको आप समझते चले जाइए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं पढ़ने के लिए। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर आपके पास 9th क्लास में भी आया था, लेकिन 9th क्लास में इसके जो एप्लीकेशंस थे बहुत सिंपल लेवल पे थे और हम सिर्फ एक एक्सिस पे चल रहे थे। यहाँ पर आपको रिटार्डेशन, उसका घूमना, यहाँ पर हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेटेड मोशन, उनसे रिलेटेड ग्राफ्स, ये सारे के सारे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर 3 में, जिसे हम लोग कहेंगे क्या दोस्तों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर ये चैप्टर जो आ जाता है हमारे पास मोशन इन अ प्लेन। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग को वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो हमारी पूरी 12th की फिजिक्स है और 11th की आधी फिजिक्स है, वो कहीं ना कहीं फोर्स के इर्द गिर्द घूम रही है, और फोर्स के क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप वेक्टर अलजेब्रा सीखने का आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस चैप्टर में, और अगर आप वेक्टर अलजेब्रा नहीं सीखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ये जो सारे पार्ट हैं वो पूरे के पूरे किसमें चले जाएंगे, वेक्टर्स में चले जाएंगे। उसके बाद आएगा मोशन इन अ प्लेन। जब हम बात करेंगे तो इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारा हम लोग इस चैप्टर में जो है वो अपने साथ मतलब कवर अप करने वाले हैं। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। अब मैंने आपको बोला था कि लॉज ऑफ मोशन को भले आप ले रहे हो कि एक छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वो बहुत 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 छोटा पार्ट था। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम लोग 11th में एक कुएं की बात कर रहे हैं तो मतलब सॉरी 9th में अगर हम एक कुएं की बात कर रहे हैं तो 11th में ये एक समुद्र के बराबर हो जाता है। बहुत बड़ा है ये चैप्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली टॉपिक्स कम है लेकिन एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, मैं ज़रूर इसमें कहूँगा कि इसमें से सवाल जो है थ्योरेटिकल सवाल बहुत मुश्किल है वो आए, ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग को ये पढ़ना है मतलब फोर्स, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम, तो इनका कंसेप्ट ना बहुत बहुत मतलब संक्षिप्त में पढ़ना है ना, बहुत समराइज फॉर्म में पढ़ना है, बहुत डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस आएंगे, फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, लोअरिंग फ्रिक्शन है, लुब्रिकेशन है, तो इन सबको डिटेल्ड पढ़ना है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड्स बात करेंगे, सर्कुलर पे कैसे चलती है गाड़ी उस तरीके से बात करेंगे, मौत के कुएं में कैसी गाड़ी चलती है, बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है 11th का। लेकिन बशर्ते आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्तों। लेकिन हाँ, मज़ा ज़रूर आएगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। अगला चैप्टर हम देखते हैं। अब हमारे पास आ गया वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब जैसे जैसे आप लोग ना तैयारी करते हैं, जैसे आपने मोशन पढ़ा चैप्टर, फिर मोशन इन अ प्लेन पढ़ा, फिर आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, इन सब का एप्लीकेशन इसमें आ जाएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर में। तो इसमें फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनर्जी कैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या क्या चीजें होती हैं, कोलिशंस कैसे होते हैं, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताता इसलिए जा रहा हूं ताकि आपके मन में भरा रहे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ये
चैप्टर से जरूर सवाल आएगा, लिख के ले लो आप लोग मुझसे, इस चैप्टर से सवाल जरूर 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 आएगा। इनके एग्जाम्पलर हम आप लोगों को करवा ही रहे हैं, ठीक है ना। जो सीबीएसई की तरफ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम आप लोग को करवाते रहेंगे, तो आपको और पक्का पक्का विश्वास हो जाएगा कि सर लोग एकदम सही कह रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 6 हो जाएगा हमारे पास ये। फिर हम आते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 हमारे पास आ गया मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन रिजिड बॉडी, जिसको हम बेसिकली रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसको रोटेशनल मोशन से ज्यादा जाना जाता है। तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहली बार 3 एक्सिस में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ना इमेजिनेशन पावर बड़ी खतरनाक चाहिए, क्योंकि एक्सिस अलग अलग डायरेक्शन से आते हैं और तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होती हैं, तो बच्चों को समस्या जरूर होती है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात करूं, अगर तुम जेई और नीट लेवल पे जाते हो तो भैया चैप्टर ना हिला डालेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोर्ड लेवल तक जाते हैं तो बड़ा इजीली चैप्टर हो सकता है, कोई ज्यादा मतलब तकलीफ आप लोगों को इसमें नहीं होने वाली है। इज इट ओके? फिर हम लोग आते हैं, अच्छा आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो अभी सिर्फ नाम पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लोग को ऐसा लग रहेगा कि यार पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जब चैप्टर में घुसोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट लगा रहना चाहिए, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी सारे टॉपिक्स को बाइफरकेट करने की कि सर ये कहां कहां चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर से लेकिन क्वेश्चन जो है वो 100% आएगा, 100 का 200% आएगा, एकदम गारंटी से आएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा। और क्या आएंगे? डेरिवेशंस आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। और मैं बोल भी रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, 2 चीज तो जरूर पूछते ही पूछते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आ गया हमारे पास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? तो छोटा सा चैप्टर, लेकिन सवाल बहुत आते हैं यार, ठीक है ना। हमेशा आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। अर्थ की ग्रेविटी, मजा आता है पढ़ने में। तो इसमें हम लोग को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, जो तुमने 9वीं क्लास में पढ़ा था, ठीक है। वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा। बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो तुमने 9वीं क्लास में पढ़ा था, तो इसको संक्षिप्त में आपको पढ़ना है और उसका वेरिएशन लेना है आपको किसके साथ? अल्टीट्यूड और डेप्थ के साथ। इसके वेरिएशन क्या है? रोटेशन के साथ भी होते हैं, अर्थ के शेप के कारण भी होते हैं। तो वो हमने ओमिट करवा दिया है यहां से, ठीक है। अरे मैं सीबीएसई हूं, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, उनको ओमिट करा दिया है। तो ये यहाँ पे अल्टीट्यूड और डेप्थ के साथ ही हम लोग को इनका डेरिवेशन ध्यान रखना है और देखना है इनका डेरिवेशन आएगा। डेरिवेशन ना आए तो न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर। ये थोड़ी सी एक बार नई चीज आ जाएगी आपके सामने, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 12th क्लास में भी काम आने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, मैग्नेटिक पोटेंशियल में। तो प्लीज इसको बहुत ढंग से पढ़ना होगा। फिर एस्केप वेलोसिटी, कैसे सैटेलाइट वगैरह काम करती है, कैसे सैटेलाइट को बाहर छोड़ा जाता है, कैसे वो ऑर्बिट में जाती है, कैसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों ध्यान रखो, जितना उन लोगों ने लिखा है ना, कट टू कट आप उतना ही पढ़ना, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बिल्कुल मत जाना। अगर उन्होंने लिखा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में भी पढ़ो बस। फिर वो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो, एसिंक्रोनस ऑर्बिट हो, जाने वो जीएसएलवी पीएसएलवी के बारे में बोल रहे हैं, पढ़ो मत पढ़ना, रहन देना, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि आपको वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ पढ़ना है, तो वेरिएशन ऑफ एल्टीट्यूड और डेप्थ ही पढ़ के जाओ। उन्होंने नहीं बोला ना, अगर वो ऐसा बोलते हैं कि आपको एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बताना है, तो हमको सारे फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं। यहां हम सारे फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गई बात, पक्के से सच्चे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी आ जाती है प्रैक्टिकल सिलेबस की। अब प्रैक्टिकल सिलेबस मैंने आपको बताया कि टोटल 15 मार्क्स का है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल को भी हमने किस में बांट दिया था कि प्रैक्टिकल्स थे, उसमें एक्सपेरिमेंट भी था और क्या था, एक्टिविटीज थी। अब देखो तुमको क्या करना है, बाकी तो तुम्हारे टीचर्स स्कूल वाले बता देंगे कि तुमको क्या करना है, ठीक है। लेकिन तुमको क्या करना है ये पहले से ही तुम प्रिपेयर रहो। ध्यान रखना, आप लोगों को रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ेंगे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्योंकि देखें मैंने बोला था ना कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो 8 नंबर के हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट के 8 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे किसके, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के, और 5 नंबर हैं 2 वाइवा, थलाइवा नहीं वाइवा, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 4 एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट। 4 एक्सपेरिमेंट तो करने ही करने हैं, समझ आ रही है? एटलीस्ट बोला है, ठीक है ना। एटलीस्ट 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं और 3 एक्टिविटीज, ठीक है ना। और आपको 3 एक्टिविटीज करनी है और इसको डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, जो आपको टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे, उसके लिए आपको 3 एक्टिविटीज करनी है। तो ये आप लोग के पास रहेगा प्रैक्टिकल का कहानी, 4 एक्सपेरिमेंट 3 एक्टिविटीज, ओके।
उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है अलग अलग तरीके की। इन्होंने सबसे पहले बताया कि कैलोरी मीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर से आपको बताना है डायमीटर, ठीक है। तो ये वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, फिर स्क्रू गेज है, स्फेरोमीटर है, बीम बैलेंस है, वेट फाइंड करना है बॉडी का, पैरेलल लॉ, ग्राम ऑफ लॉ वेक्टर यूज करके, इफेक्टिव लेंथ फाइंड करनी है पेंडुलम की, बॉब का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, और फिर ये इंक्लाइन प्लेन पे रखेंगे तो वो ग्रेविटेशनल पुल से कैसे रोल करेगा उसके लिए बताना है। तो सुनो, पता है क्या करना है, तुम तो जाओगे लैब में, अब ऐसे लैब में मिलता है जैसे मान लो 1 to 7 एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है, ठीक है ना, रोल नंबर 1 2 3 4 5, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर लो, 6 7 8 9 10। तो सुनो, अपने क्लास के सारे बच्चों के साथ मिलके क्या करना, सारे एक्सपेरिमेंट्स देख लेना, फिर देखना कि कौन से एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा अटर है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अटर मतलब परेशानी किसमें बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसको पहले सीख लेना, ठीक है ना, और बाकी सिंपल से एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड बना लेना, ठीक है ना, जो तुमने परफॉर्म किए हैं या टीचर तुम्हें परफॉर्म करवाएंगे तो देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि जो प्रैक्टिकल के नंबर है ना दोस्तों, ईजिली आप लोग ले सकते हो अपने दिमाग लगा के, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हो गई आपकी एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटीज़ जो है ना, ये टीचर जो है वो खुद डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे, आपको खाली इनके ऑब्जर्वेशन लेने हैं और उनके साथ भी एक्टिविटी करनी है। देखो, पढ़ोगे देखोगे तो ज़्यादा बेटर उसको सीख पाओगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। इज इट ओके? तो ध्यान रखना, पेपर स्केल है लीस्ट काउंट का, उसको बनाने का है, मीटर स्केल से प्रिंसिपल मोमेंट से आप लोग मास बताओगे मीटर स्केल का, तो इस तरीके के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है प्रोजेक्टाइल की। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोग ग्राउंड पे करेंगे तो ही आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो टोटल मेरा जो है आज का कहानी वो टर्म 1 के लिए एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब जब हम टर्म 2 की बात आते हैं तो टर्म 2 के अगर हम थ्योरी स्ट्रक्चर पे आए, ठीक है ना, टर्म 2 के अगर हम थ्योरी स्ट्रक्चर पे आते हैं दोस्तों, तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स 4 ही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है ना। नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल कितने हैं? 4। नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 7, और इनको करने में पीरियड कितने लगेंगे? 63। और तुम खुद देखो यूनिट 10 कितना इंपॉर्टेंट है, ये अकेला 12 मार्क्स का है, लेकिन ये है भी वाप यूनिट, ऑसिलेशन एंड वेव जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है। और ये यूनिट 7, 8 और 9 ये कितने रहेंगे? 23 मार्क्स से रहेंगे। तो 3 यूनिट 23 मार्क्स के, और 1 यूनिट आपका जो 10th यूनिट है वो कितने रहेगा? 12 मार्क्स का। बाकी ये नंबर ऑफ यूनिट 4 है, चैप्टर 7 है, और नंबर ऑफ पीरियड्स दोस्तों कितने हैं? 63। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहला जो यूनिट आएगा आपका, मतलब जो 7th यूनिट है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है। अब देखो, अब आप भूल जाओ अपनी जिंदगी, टर्म 1 की जिंदगी आपकी हो चुकी है, अब अपन लोग इसमें आएंगे टर्म 2 की जिंदगी में आएंगे। उसमें आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लल्लू हलवा चैप्टर है, एकदम वेरी सिंपल, ठीक है ना। फिर बात आती है किसकी? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, ठीक। इसमें वो सरफेस टेंशन भी आता है, बर्नौलीज थ्योरम भी आती है, पास्कल लॉ भी आता है, 3 अलग अलग कहानी, हाइड्रोस्टैटिक्स भी, हाइड्रोडायनेमिक्स भी है, फिर सरफेस टेंशन एक अलग ही कहानी है। थोड़ा सा चैप्टर कठिन है, लेकिन जेई के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 22 पीरियड लगेंगे टोटल इसको करने में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूनिट 8 पे, ये है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में खुद अपने आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है ना, फिर इंजन्स वगैरह के बारे में आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक के, एडियाबेटिक, ये सब, ठीक है ना, और फिर आइसोकोरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल जरूर आएगा, डेरिवेशन जरूर आएगा किसी ना किसी प्रोसेस से, ठीक है। चलिए यूनिट 9 यहाँ पर आएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, क्योंकि ये आप लोगों के केमिस्ट्री में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो उसमें एक ही चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी, 8 पीरियड लगेंगे, इसको कंप्लीट करना है पूरा। उसके बाद आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक ऑसिलेशंस आता है, एक वेव्स। ऑसिलेशन को अपन SHM भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और वेव्स, वेव्स में भी 2 तरीके के आएंगी, ट्रांसवर्स वेव आएंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आएंगी। ट्रांसवर्स वेव मतलब वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब साउंड वेव्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर बहुत टिपिकल है, लेकिन इससे JEE में, नीट में सवाल जरूर आता है, और विश्वास मानो बोर्ड एग्जाम में भी या 11th के एग्जाम में भी आपके सवाल जरूर आएगा। 23 पीरियड इसको लगेंगे करने में, तो इसको स्टार बना लो। अगर ये तुमने चैप्टर अच्छे से कर लिया ना, तो तुम हीरो बन जाओगे, पक्की बात है। ओके, उसके बाद अब डिटेल सिलेबस पे आते हैं हम लोग। तो डिटेल सिलेबस पे बात करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बोला ना, सिंपल सा लल्लू सा चैप्टर, एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है। छोटे छोटे से लॉज हैं, वो आपको पढ़ने, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, यही ध्यान रखना है। देखो, पहले
इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो सिलेबस दिया है ना, बस उसको कट टू कट उसी को पढ़ो, उन्हीं हेडिंग्स को पढ़ो, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट जो हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब इसमें हम लोग आ गए किसमें, प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम, पास्कल लॉ क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर क्या है, ये हमको पढ़ना है। तो ये पूरा फ्लूइड स्टैटिक्स में आ जाएगा। फिर विस्कोसिटी, स्टोक लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलिस थ्योरम्स एंड इट एप्लीकेशन, ये सारी कहां पर आ जाएंगी दोस्तों, आपकी हाइड्रोडायनामिक्स में आ जाएंगी, जब फ्लूइड मोशन करने लगेगा। और उसका सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो चैप्टर ये बहुत ज्यादा लेंदी है, तो इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ना। इसको पढ़ने के लिए प्लीज गाइडेंस ले लेना, क्योंकि बिना गाइडेंस के चैप्टर पढ़ोगे ना तो खो जाओगे आप। बेसिकली ये है चैप्टर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, पर एक आधारशिला बन जाएगी आपके लिए। तो जो फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायो वाले सिर्फ जो नीड टू नेसेसरी चीजें हैं, बस वही पढ़ना, उसके अलावा नहीं पढ़ना। इसके लिए गाइडेंस लेके पढ़ना इस चैप्टर के लिए, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मिक्स्ड फीलिंग्स वाले चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, साथ साथ लॉस भी बहुत अच्छे हैं। तो लॉस पढ़ना और न्यूमेरिकल्स इनके पढ़ लेना तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो चैप्टर है हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इसमें से सवाल जरूर आएगा। और इस बार उन्होंने बोला है रिकैपिटुलेशन ओनली, मतलब संक्षिप्त में पढ़ना है इनको, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिटेल्ड एनालिसिस इनका नहीं करना है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन लॉ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सब आप पढ़ सकते हो। और जब एक्सपेंशन आएगा, कैलोरीमेट्री आएगा, ये सब छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जो आप बहुत ईजिली हो जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ता है। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो देख लोगे, सारे चैप्टर ना एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत छोटा सा ये आपको दिख रहा है, लेकिन इतना छोटा है नहीं, क्योंकि प्रोसेसेस कई सारे हैं। इस बार इन्होंने क्या हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला और प्रोसेस में क्या बोल दिया, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो आप आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, बस उसके बारे में जान लो, लेकिन पढ़ना मत बहुत ज्यादा कि उनको पूरा याद करके जा रहे हो, एकदम जोर लगा दे रहे हो, वैसा नहीं करना, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस आप लोग पढ़ के जाए, तो यहां पर आपका थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है काइनेटिक थ्योरी। ये दिया बहुत बड़ा है, लेकिन सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। 8 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है। 8 लेक्चर्स हम लोग 3.5-4 घंटे में पूरा जो है आपका 3.5-4 घंटे, हाँ मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे मान लीजिए, 5 घंटे में आपका चैप्टर पूरा जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अच्छा चैप्टर है, सवाल जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेशंस की। ऑसिलेशंस में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो समझ नहीं आता है, क्योंकि उसकी थ्योरी थोड़ी सी पेचीदा है, कैलकुलस का यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले किसी के गाइडेंस में पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ हो सकती है, ठीक है। मैं आपके कैलिबर पे कोई शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई साथ रहेगा आपके तो चीज़ों को पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये पीरियडिक मोशन हो गया, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज उनके बारे में रह गई सारी। बस मोशन है, खास तरीके का मोशन है, वो आप लोग को पढ़ना है, JEE की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वेव मोशन आएगा, तो वेव मोशन में हमें ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन्होंने जो टॉपिक दे दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कुछ रेड्यूस नहीं हुआ है, पढ़ना आपको सब कुछ ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो आपके प्रैक्टिकल हैं। अब जब आपका एनुअल एग्जाम होगा तो फिर आपको अपने एटलीस्ट 4 रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट के और 3 एक्टिविटीज के सबमिट करने पड़ेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस में, ठीक है। ये आपको लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दे दी गई है, और ये सारे प्रैक्टिकल्स जो है ना दोस्तों वो रिलेटेड हैं जो अभी तक आपने चैप्टर्स पढ़े हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप कोई अलग अलग चैप्टर्स हमको मतलब कहीं टर्म 1 का टर्म 2 में नहीं डाल दिया है। तो टर्म 1 और टर्म 2 को बिल्कुल सेपरेट रखा है, टोटल मिक्स नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग हैं पूरे के पूरे। और ये आपकी एक्टिविटीज हो गई जो आपको टीचर्स आपके करके दिखाएंगे, और आपको इनमें भाग लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 मार्क्स हैं आपके इस पर निर्धारित, तो 15 मार्क्स कम नहीं होते हैं। और 15 में से आप मान के चलिए अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो 15 तो आपको मिल ही सकते हैं, और 14-13 तो गारंटी कंफर्म मैं कह रहा हूं कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर मैं जो है वो खत्म करता हूं आज का वीडियो, और इस प्रण के साथ, इस प्रॉमिस के साथ, इस प्लेज के साथ
बात कि हम लोगों को अगले साल बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। अब आप सोच सकते हैं जब हम सिलेबस इतना डिटेल में बताते हैं तो हम थ्योरी कितनी प्यारी पढ़ाते होंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स में अपने फेवरेट चैनल। मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और हम आपको अगले साल के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते रहेंगे अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।